ओके ओके। ओके सर, स्टार्ट। Am I audible to all? Hello. हाँ सर, आप लाइव हैं, आप शुरू करिए। ओके। सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए जितने भी हमारे डाइट के सम्मानित शिक्षक हैं, SCERT के सम्मानित निदेशक, ज्वाइंट डायरेक्टर और जितने भी प्रोफेशनल्स जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, सबका बहुत बहुत अभिवादन, नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पे बात कर रहे हैं, जो हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है। यदि देखा जाए तो समाज के इस अभिन्न अंग को हम सभी को देखने की ज़रूरत है कि क्या उन्हें अभिन्नता प्राप्त है कि नहीं, क्या वो हमारे समाज के अभिन्न अंग रहते हुए भी अभिन्न अंग बन पाए हैं या नहीं। ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं डाइट के जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी जो लेक्चरर हैं, जो अभी अभी मुझे लग रहा है कि कुछ माह पहले आप लोगों ने ज्वाइन किया है, सबसे पहले आप सभी को बधाई। और आप सभी, मुझे लग रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत ही बड़ा राज्य है भारतवर्ष का, तो वहाँ आपको सबसे पहली बात ये है कि आप लोग अपने प्रयास से, आप लोग अपने एकेडमिक जो आपका जो अपना एप्टीट्यूड है, आपका जो अपना एक एटीट्यूड है, उसके माध्यम से मुझे यकीन है कि आप सभी एक पूरे उत्तर प्रदेश का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का जो एजुकेशन का जो लैंडस्केप है, उसको आप बदलने में कामयाब होंगे। मुझे पता है कि इसमें बहुत सारे हमारे नोन भी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो कि ऑलरेडी, जो मेरे कुछ कुलीग भी हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट भी हैं, हमारे कुछ सहपाठी भी हैं, हमारे कुछ सीनियर्स भी हैं। उनके क्वालिटी को देखते हुए हमें ये लगता है कि ये जो अपॉइंटमेंट हुए हैं, ये वाकई बहुत ही एक टॉप ब्रेन को लिया गया है और एक इग्नाइटेड माइंड को लिया गया है। और मुझे इस बात को कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि जब आप अपने सरप्रयास से, आप अपने मेहनत से, आप अपनी प्रखरता से, आप अपनी प्रज्ञा से, जब तन्मयता से, जब आप अपना पूरा का पूरा प्रयास करेंगे और आप अपना कंप्लीटली 100% देने की जब आप कोशिश करेंगे, तो ये पूरा लैंडस्केप बदल जाएगा। क्योंकि आप एक ऐसे संवर्ग को, आप एक ऐसे ग्रुप को आप ट्रेन भी करते हैं, जो टीचर ट्रेनिंग का वो एक फर्स्ट लैडर है, वो एक प्रथम सोपान है, वो एक जो पहले बीटीसी जो एक जो बेसिक जो ट्रेनिंग का जो एक हुआ था, तो वो वाकई बेसिक है। और आजकल ये एक डीएलएड के रूप में, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के रूप में ये पाठ्यक्रम जाना जाता है। आप उन सारे नवपौध को आप ट्रेन कर रहे हैं और
वो जब आपकी ट्रेनिंग देने के बाद जब आप एक बहुत ही फंक्शनल रूप में जब आप उसे ट्रेन करेंगे, उसके बाद जब वो पौध एक अपने जब वो विद्यालय में पदस्थापन जब उनका होगा, तो निसंदेह वो एक बरगद का रूप धारण करेगा और केवल वो फिर शैक्षिक जो वटवृक्ष होगा, वो एक एक नई फिजा तैयार करेगा, वो एक नई आबो हवा को वो जन्म देगा। और डेफिनेटली मुझे ये यकीन है कि आप सभी और आपके जितने भी स्टूडेंट्स जो डीएलएड करके पास आउट करके जब वो प्राइमरी एजुकेशन में एज ए टीचर के रूप में ज्वाइन करेंगे, और जब वो एक ऐसे नए पौधे को जो बिल्कुल अभी स्कूल में अभी जो बच्चा अभी अभी आया है, क्लास 1 से लेकर के जो क्लास 8 तक का, जिसको हम एक प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, जिसको हम एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं, जिसको हम एक वो बेसिक एजुकेशन कहते हैं, तो वो जो बेसिक एजुकेशन डेफिनेटली वो एक नई नींव तैयार करेगा। तो इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले ये है कि आप सभी को बधाई। और जो SCERT जो समय समय पे आपके ओरिएंटेशन के लिए, आपके अभिमुखीकरण के लिए, आपके एक अभिविन्यास के एक प्रशिक्षण के लिए जो समय समय पे ये जो ट्रेनिंग इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम जो SCERT के द्वारा किया जाता रहा है, वो वाकई SCERT भी एक देखा जाए तो धन्यवाद का पात्र है। और इसमें जितने भी एक टॉप लेवल के जो लीडर्स हैं, चाहे वो सर्वेंद्र विक्रम जी हैं, चाहे वो अजय जी हैं, चाहे ललिता प्रदीप जी हों, चाहे दीपा जी हों, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैंने बारीकी से सबसे मैं टच में रहता हूँ। और इन लोगों के जो प्रयास, जो अथक प्रयास है, वो डेफिनेटली एक मुझे लग रहा है कि आप सभी के लिए एक ज्वाइंट टीम के रूप में काम करने में और पूरे प्रदेश के शैक्षिक फिजा को बदलने में एक कामयाबी मिलेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि जो शिक्षा और शिक्षक ये किसी भी समाज के लिए एक आधारभूत एक नींव है, और उस नींव जितना मजबूत होगा वो नींव, वो डेफिनेटली ये समाज की प्रगति, समाज का विकास व्यक्ति के माध्यम से उतना ही सबल होगा, उतना ही सकारात्मक होगा। आज हम जिस तथ्य को लेकर के, जिस विमर्श को लेकर के हम लोग आज एक इंटरेक्शन करेंगे, ये करेंगे, वो एक ऐसा संवर्ग जो समावेशी समाज का अभिन्न अंग है, लेकिन किसी कारणवश वो अभी भी मार्जिनलाइज्ड है, वो अभी भी सीमांत है, अभी भी वो हाशिए पे है। और जो हाशिए पे जो वर्ग है, उसको मुख्य धारा में लाने का जो अहम दायित्व है, वो हम सभी का है। क्योंकि हम लोग एक ऐसे संवर्ग से आते हैं, हम लोग एक ऐसे वर्ग से आते हैं कि जिस पे बहुत बड़ा दायित्व है, क्योंकि हम सभी एक डेस्टिनी शेपर हैं, हम लोग सभी एक डेस्टिनी मेकर हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो बच्चे हैं वो राष्ट्र के भविष्य हैं, वो एक भावी नागरिक हैं। तो उस भावी नागरिक को शेप करने का, डी-शेप करने का, रीशेप करने का जो कार्य है, वो हम सभी शिक्षक का है, हम सभी शिक्षक प्रशिक्षक में के फील्ड से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनका है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के बारे में। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स या पर्सन विद डिफरेंटली एबल्ड या पर्सन विद डिसेबिलिटी या दिव्यांगजन, चाहे हम नाम जो भी रखें, हम किसी भी, लेकिन हमें उनकी जो दशा है, उनकी जो वर्तमान दशा है, उन दशा को एज ए एकेडमिशियन उस पर हमें सोचना चाहिए। क्योंकि समाज का वो वर्ग यदि शिक्षा रूपी एक
देखा जाए तो एक इस मुहिम से एजुकेशन फॉर ऑल, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, समग्र शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, जितने भी अभियान हुए उस अभियान से इन्हें जोड़ना होगा। ये जुड़े भी हैं लेकिन अभी बहुत पीछे हैं। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स से हमें जुड़ने का, मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे जुड़ने का बहुत मौका मिला है। खास करके जब मैं इससे पहले जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था तो हमारे कुछ साथी मित्र वहाँ बीएड स्पेशल करते थे। तो बीएड स्पेशल करने के बाद फिर हमें पता चला कि ये स्पेशल एजुकेशन भी एक प्रोग्राम है, एक एजुकेशनल प्रोग्राम है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो बेसिकली चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को किस तरीके से एडुकेट किया जाए, किस तरीके से उनको टीच किया जाए, उनके लिए एक खास तरह का एक प्रशिक्षण है, एक ट्रेनिंग है। वहाँ से एक ओरिएंटेशन हुआ। उस ओरिएंटेशन के बाद हमारे दिमाग में ये आया कि ये वाकई हम सभी शिक्षक को, जो भी शिक्षक हैं, क्योंकि क्लास में कोई क्लास ऐसा नहीं होता है कि जिसमें सारे के सारे गिफ्टेड होते हैं, सारे के सारे ऐसे भी नहीं होते कि सब नॉर्मल होते हैं, ऐसे भी नहीं होते कि सुपर नॉर्मल होते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। जो यूनिवर्सल जो ट्रुथ है इंडिविजुअल डिफरेंस के रूप में, डाइवर्सिटी के रूप में, उस डाइवर्सिटी को किस तरीके से हम रेस्पेक्ट करें, किस तरीके से हम सेलिब्रेट करें। और डाइवर्सिटी को यदि हम ध्यान में रखें तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि डाइवर्सिटी हमारे समक्ष कुछ चैलेंजेस भी पोज करता है और किस तरीके से हमारे लिए देखा जाए तो एक बहुत ही चुनौती सामने आती है कि हम इनको किस तरीके से परसीव करें, किस तरीके से इनके एजुकेशनल नीड्स को हम कैटर करें। खास करके जो हम जितने भी ट्रेनर्स हैं, हम जितने भी टीचर एजुकेटर हैं, क्योंकि आप भी टीचर एजुकेटर हैं, जितने भी जो आप डाइट में एक एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, लेक्चरर के रूप में जो आपका अपॉइंटमेंट हुआ है, आप भी एक टीचर एजुकेटर हैं। और जो टीचर एजुकेटर का जो सबसे बड़ा काम है वो ये है कि हम जो जितने भी टीचर ट्रेनीज हैं, जितने भी जो प्यूपिल टीचर हैं, जितने भी छात्राध्यापक और छात्राध्यापिकाएं हैं, उनको किस तरीके से हम ट्रेन करें, किस तरीके से हम ओरिएंट करें कि ताकि जा करके जब वो क्लासरूम में जाए तो क्लासरूम में इंडिविजुअल डिफरेंस को, उनके डाइवर्सिटी को, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग टू वो कंप्लीट शिक्षा की व्यवस्था करे, कंप्लीट शिक्षण की व्यवस्था करे, कंप्लीट एक अधिगम अनुभव को देने में वो सक्षम हो। इसलिए बहुत जरूरी है। और यदि देखा जाए तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स या दिव्यांगजन या पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स या दिव्यांगता अपने आप में यदि देखा जाए तो एक इतना ब्रॉड फील्ड है कि ईच एंड एवरी स्पेशल एजुकेटर तो जानेगा ही जानेगा, लेकिन जो स्पेशल एजुकेटर नहीं भी है, जो एक सामान्य एजुकेटर है, सामान्य टीचर एजुकेटर है, उसको भी इनके कंप्लीट डायनामिक्स को, बेसिक जो एलिमेंट है, बेसिक जो एक इनके जो एट्रीब्यूट्स हैं, बेसिक जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, उनको जानना चाहिए। यदि वो नहीं जानेंगे तो वाकई हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और हम उनके साथ जस्टिस नहीं कर सकते। उनके साथ जो इक्विटी होना चाहिए, जो इक्वालिटी का भाव होना चाहिए, जो जस्टिस का भाव होना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेफगार्ड्स दिए गए हैं उनके राइट्स के लिए, वो कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए हम जितने भी शिक्षक प्रशिक्षक हैं, उन सभी को चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के बारे में बहुत सेंसिटिव होने की जरूरत है। और जब हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जब हम कहें तो केवल और केवल इसका मतलब ये नहीं है कि डिसेबिलिटी, इसका मतलब ये है कि वो
किसी सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट की वजह से, किसी डेमोग्राफिक के कंडीशन की वजह से, किसी जेंडर की वजह से, या किसी रिमोट एरियाज यानी कि लोकेल की वजह से, क्षेत्र की वजह से, या वो ट्राइबल एरियाज हों या बैकवर्ड एरिया हों, जो बिल्कुल अभी भी देखा जाए कि विकास के जितने भी जो भौतिक विकास भी हैं उनके लिए जितनी भी आवश्यक जो एक सुविधाएं हैं उनसे वो पिछड़े हुए हैं। तो ये जितने भी हैं वो सभी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं। लेकिन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स यूजुअली जैसे ही टीचर एजुकेटर के सामने या ऐसे भी किसी एक जनरल व्यक्ति के सामने जब आता है तो उनको केवल और केवल वो डिलिमिट करके दिव्यांगता से ही जोड़ के देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स ऐसा कोई भी बच्चा जिनके स्पेशल नीड्स हो सकते हैं, वो हो सकता है कि वो एक सोशो कल्चरल कंडीशन की वजह से बैकवर्ड हो गया हो, या हो सकता है कि वो जेंडर की वजह से डिप्राइव्ड हो गया हो, या हो सकता है कि माइनॉरिटीज ग्रुप की वजह से वो डिप्राइव्ड हो गया हो। तो कोई भी क्राइटेरिया जो कि उसे डिप्राइव्ड किया हुआ हो, जो उसको एक स्पेशल कैटेगरी में डाल दिया हो, वो सभी के सभी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं। तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जैसा कि मैं कह रहा था कि जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बाद मुझे बहुत ही इच्छा हुई कि मैं जानूं कि खास करके और इसमें क्या है, तो मैंने खास करके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में मैंने सोचा, क्योंकि आप जानते हैं कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा मेजर रोल होता है, और साइकोलॉजी में भी खास करके चाहे वो एक जनरल साइकोलॉजी हो या एबनॉर्मल साइकोलॉजी हो, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, और वो हम सभी को जानना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजिकल फाउंडेशन इसलिए पढ़ाया जाता है, इसीलिए आपको उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो जब हम साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की बात करें तो खास करके उसमें चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उनके स्पेशल ट्रेट्स, उनके स्पेशल एट्रीब्यूट्स के बारे में स्टडी करने को मिलता है हमें। तो मैंने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में ट्रेनिंग ली, और खास करके फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो मैंने किया, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन भोज से किया, मैंने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से। फिर उसके बाद चूंकि बीएड स्पेशल के बाद जो पीजीपीडी, जो बीएड जनरल और जो पीजीपीडी, इन दोनों को, तो अब तो खैर पीजीपीडी नहीं चलता है, लेकिन पीजीपीडी और बीएड जनरल मिल करके बीएड स्पेशल के वो इक्विवेलेंट हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने एमएड स्पेशल किया मेंटल रिटार्डेशन में, जो कि अब जिसे हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं, क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन का अब वो एक एकेडमिकली वो बैंड हो गया है, और हम उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। तो जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में मैंने ट्रेनिंग ली, और खास करके जब आज से 5 वर्ष पहले जब मैंने डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी में मैंने एज ए प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किया, तो खास करके इस यूनिवर्सिटी की जो खासियत है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से एक व्यक्ति का परसेप्शन चेंज होता है, और किस तरीके से व्यक्ति एक इस एरिया में सेंसिटाइज्ड अपने आप को करता है, सेंसिटिव बनाता है, और फिर किस तरीके से वो आपको आपके ट्रेनिंग देने की जो प्रक्रिया है उसको इफेक्टिव बनाता है। तो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है, और जो 2008 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, जो कि मोहान रोड है, और मोहान रोड का जो कंप्लीट एरिया है वो एरिया रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम और रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट के रूप में बहुत ही विख्यात है, जिसमें आपको यहाँ पे प्राइमरी से लेकर के सेकेंडरी लेवल तक का जितने भी जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, चाहे वो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हों, चाहे उनके लिए हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए संकेत विद्यालय, और जो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए स्पर्श विद्यालय, जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड के लिए बेसिकली निर्वाण और ममता विद्यालय, और जो फिजिकली या लोकोमोटर डिसेबल्ड बच्चों के लिए जो है वो प्रयास विद्यालय, ये सभी उत्तर प्रदेश सरकार के एक बहुत ही सकारात्मक प्रयास हैं, जिसमें एक स्पेशल स्कूल्स इन बच्चों के लिए चलाए जाते हैं, जिनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन मैं इसका एक डिमेरिट भी बताऊंगा बाद में कि किस तरीके से हमें स्पेशल से हमें इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन से किस तरीके से हमें इंक्लूशन की तरफ बढ़ना है। और उसके बाद इसी कैंप आसपास
ये सभी एक ही रो में हैं। ये जितने भी चाहे संकेत हो, चाहे वो प्रयास हो, चाहे वो देखा जाए तो ममता या निर्वाण और या जो प्रयास, ये सभी जो विद्यालय हैं, ये सभी विद्यालय लखनऊ में, और लखनऊ के साथ साथ ये गोरखपुर, बांदा, ये बहुत जगह, बरेली, हर एक स्पेशलाइजेशन के हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए, कहीं कहीं विजुअल बांदा, कहीं विजुअली इम्पेयर्ड के लिए भी ये सारे विद्यालय हैं। ये जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ जो हायर एजुकेशन का जो एकमात्र देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ये यूनिवर्सिटी है जो 50% रिजर्वेशन देती है जो स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स के लिए, स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज के लिए 50%। और उसमें खास करके क्योंकि ये हायर एजुकेशन है, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे तो वहां तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो लोकोमोटर डिसेबल्ड हैं, जो जिनको मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, जो ऑर्थोपेडिकली जिनको हम हैंडीकैप्ड कहते हैं, या जो शारीरिक रूप से जो ये हैं उन वो दिव्यांग जन, और जो विजुअली चैलेंज्ड हैं, जो विजुअली डिसेबल्ड हैं, और जो जिनको हम दृष्टि दिव्यांग कहते हैं, और जो हियरिंग जो डिसेबल्ड है, जो खास करके जिनको हम श्रवण दिव्यांग कहते हैं, तो ये इनके लिए 50% रिजर्वेशन है। और जब आपको कभी भी मौका मिले तो आप जरूर इस विश्वविद्यालय को एक बार देखिए। आपको देखने के बाद कम से कम इतना पता चलेगा कि एक दिव्यांग जन जहां पढ़ते हैं और दिव्यांग जन जहां सामान्य जन के साथ पढ़ते हैं, ऐसे एक इंस्टीट्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप सभी डाइट में आप लोग पदस्थापित हो चुके हैं, और डाइट का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो किस तरीके से इंक्लूसिव होना चाहिए, किस तरीके से बैरियर फ्री होना चाहिए, किस तरीके से वहां पे यदि एक भी बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड यदि ट्रेनिंग लेने के लिए आ गया, यदि एक भी बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड जो बच्चा है वो भी ट्रेनिंग लेने के लिए आ गया, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में यदि उसका अपॉइंटमेंट, वो उसका यदि एडमिशन हो गया, उसके बाद यदि लोकोमोटर डिसेबल्ड बच्चा है उसका भी यदि हो गया, तो एज ए टीचर एडुकेटर, एज ए टीचर ट्रेनर हमें क्या करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब आप सभी एक ऐसे रिस्पॉन्सिबल पद पे पहुंच चुके हैं कि जहां अब आपको एक नए सिरे से सोचने की जरूरत है, और इस वर्ग के लिए बहुत ही संवेदनशील होने की जरूरत है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि यहाँ के जो टाइल्स हैं वो टाइल्स में बड़े साइंटिफिकली डिजाइन किए गए हैं। कौन सा कलर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कैसा टेक्टाइल टाइल्स होने चाहिए जो स्पर्श से एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा वो अपने टच के माध्यम से वो बिना किसी सपोर्ट के वो जा सकता है, उसको पता हो जाएगा कि कितनी दूरी के बाद मेरा क्लासरूम है, कितनी दूरी के बाद चलने के बाद मेरे हेड का कक्ष है, कितनी दूरी चलने के बाद मेरा लेबोरेटरी है, ये सभी। और आप जब देखेंगे तो केवल और केवल टेक्टाइल टाइल्स के रूप में ही नहीं, बल्कि हैंड रेल्स के रूप में, रैंप के रूप में, लिफ्ट के रूप में, लिफ्ट भी ऐसे कि जो बड़े बड़े लिफ्ट जहां पे खास करके बच्चा व्हील चेयर के माध्यम से कहीं भी पहुंच सकता है। मीन्स क्या कि ये जो सारे एकोमोडेशन और एडेप्टेशन हैं ये प्रायः प्रत्येक विश्वविद्यालय में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एज ए BHU का स्टूडेंट होने के नाते भी मैंने वहां भी देखा कि वहां भी विजुअली इम्पेयर्ड पढ़ते हैं, लेकिन उनके लिए जो बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए वो वहां पे नहीं है। हियरिंग इम्पेयर्ड है, उनके लिए क्लास में यदि एक भी हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है तो उसके लिए किस तरीके से साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर होने चाहिए, किस तरीके से जो सांकेतिक जो भाषा का अनुवादक रहना चाहिए कक्षा में। और आप जानते हैं कि यदि 2 बच्चे भी हियरिंग इम्पेयर्ड आपकी कक्षा में आ जाते हैं तो चूंकि आपकी भाषा को वो नहीं समझ पाते, वो अपनी सांकेतिक भाषा ही में ही समझते हैं, तो हमारे साथ साथ एक और टीचर होता है, एक और इंटरप्रेटर होता है जो मेरे लेक्चर को इंटरप्रेट करता है, हमारे जितने भी लेक्चर्स होते हैं उसका इंटरप्रिटेशन करता है। और क्लास में जाने से पहले हमें उस इंटरप्रेटर से हमें एक मीटिंग करनी पड़ती है कि आज मैं ये लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूं और आपको इस तरीके से इसको इंटरप्रेट करना है, इस तरीके से इसको ये करना है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना चैलेंजिंग टास्क है, खास करके आपके कक्षा में जब लो विजन का बच्चा बैठा हुआ हो तो उसको आप कहाँ बिठाएंगे, कैसे बिठाएंगे। फिर उसके लिए जो
आप कोई एजुकेशनल जो टीचिंग मटेरियल देंगे, वो जो ऑडियो विजुअल मटेरियल देंगे वो कैसा देंगे, एक प्रिंटेड मटेरियल होगा वो कैसे देंगे। तो एक लो विजन बच्चे के लिए किस तरीके से एडेप्टेशन और एकोमोडेशन करने की जरूरत है, एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए किस तरीके से, एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए किस तरीके से ये मॉडिफिकेशंस करने हैं, किस तरीके से करिकुलम को एनरिच करना है, किस तरीके से मॉडिफाई करना है, किस तरीके से एडिशन डिलीशन करना है करिकुलम में। इस तरीके से जितने भी हैं ये तभी हम कर पाएंगे जब हम सभी का एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो, क्योंकि जब तक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा, चलो ठीक है एक ही तो कक्षा में है, क्या करेंगे हम 99 के लिए केयर करेंगे, हम 1 के लिए क्यों करेंगे। लेकिन ये हम सभी को नहीं भूलना चाहिए कि वो एक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक शिक्षक हैं, हमें संवेदनशील होना पड़ेगा। हमारे लिए वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि हमें पता है यदि वो एक भी बच्चा जो एक हायर एजुकेशन में आया है या टीचर ट्रेनिंग में आया है या विद्यालय में भी आया है, तो आप समझ सकते हैं यदि आपने उसको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दिया, आपने अपने लेवल पे भी कुछ प्रयास किया, आप अपने लेवल पे भी आपने कुछ उसको एक कुछ सर्विसेज दे दी, सुविधाएं दे दी, तो आप समझ सकते हैं कि एक पूरे जीवन को आप बना रहे हैं, और एक ऐसे जीवन को बना रहे हैं जो बिल्कुल, जो अभी तक मार्जिनलाइज्ड है। अब वो एक फंक्शनल सिटीजनशिप डेवलप करेगा, वो एक फंक्शनल एक नागरिक बनेगा, एक कार्यशील नागरिक बनेगा, और फिर वो अपने फैमिली को लुक आफ्टर करेगा। उसके अलावा फिर वो अपने बच्चे को, न जाने इस तरीके से एक चेंज चला जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, और स्पेसिफिकली जो यदि हम कहें तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम ये जानें कि वो किसको कहते हैं, उसके लिए क्या प्रोविजंस है, उसके लिए कौन से एक्ट को जानना जरूरी है एज ए टीचर एजुकेटर। क्योंकि अब आप एक ऐसी जगह पे हैं जहां पे आप बेसिक लेवल के टीचर तैयार कर रहे हैं। आप एक यदि देखा जाए तो आप एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं, आप एक इतने महत्वपूर्ण कड़ी में आप आ गए हैं कि आप एक डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के में जितने भी बच्चे इनरोल्ड हैं, आप जितने भी टीचर ट्रेनीज इनरोल्ड हैं, उनको आप ट्रेन करके और फिर आप प्राथमिक शिक्षा के लिए आप शिक्षक तैयार कर रहे हैं, अध्यापक तैयार कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स या पर्सन विद डिसेबिलिटीज, या जिसको हम दिव्यांगजन या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये सब जितनी भी टर्म है, ये टर्म हमें सबको जानना चाहिए। जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब ये है कि एक बेंचमार्क बनाया गया है कि 40% से ज्यादा यदि डिसेबिलिटी है तो हम उसे एक अथॉरिटी, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, उसके माध्यम से हम एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं, और हम उसे खास करके इस कैटेगरी में रखते हैं कि ताकि जब वो किसी भी विद्यालय शिक्षा तंत्र में जब वो आए तो हमें उसके लिए एक खास व्यवस्था करने की जरूरत है। केवल उसके लिए ऐसा नहीं है कि उसके पास जब सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं उसके डिस्क्रिमिनेशन का आधार बन जाए। ये डिस्क्रिमिनेशन का आधार नहीं बनना चाहिए, ये उसके लिए मेन स्ट्रीमिंग का आधार बनना चाहिए, ये उसके लिए इंक्लूजन का आधार बनना चाहिए। तो खास करके चाहे हम उसे एक्सेप्शनैलिटी कहें, चाहे सब नॉर्मेलिटी कहें, चाहे डिसेबिलिटी हैविंग हाई सपोर्ट नीड्स कहें, क्योंकि कभी कभी ऐसे बच्चे भी आते हैं जो कि उनको एक देखा जाए तो बड़े प्रोफाउंड और सीवियर तरह के होते हैं, उनकी डिसेबिलिटी, उनमें एक एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, वो बेसिकली एक कस्टोडियल एक ट्रेनिंग की इससे जरूरत पड़ती है। तो चाहे चिल्ड्रन विद स्पेशल, चाहे वो माइल्ड हो, चाहे वो मॉडरेट हो, चाहे वो सीवियर हो, चाहे वो प्रोफाउंड हो, ये जितने भी कैटेगरीज हैं, इन सभी कैटेगरीज को हमें जानने की जरूरत पड़ेगी कि ताकि एज ए टीचर हमें किस तरीके से प्रयास करने होंगे, किस तरीके से उनके लिए अधिगम अनुभव बटोरने होंगे, संजोने होंगे, अधिगम अनुभव की व्यवस्था करनी होगी, कि ताकि हम एक अच्छे शिक्षक तैयार कर सकते हैं और हम एक अच्छे छात्र के रूप में, एक अच्छे एक
छात्रों को शिक्षित करके, छात्रों को प्रशिक्षित करके हम एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं। खास करके ये हम सभी को पता है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि जिसका आर्टिकल 26 भी और आर्टिकल 1 भी जो ये बताता है कि ये सभी व्यक्ति जो है वो इक्वल है और किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। और आर्टिकल 26 तो कहता है कि जो एजुकेशन है वो एक फंडामेंटल राइट है। तो 1948 में जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और उसी के करीब करीब फॉर्चुनेटली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भी एक फॉर्मेशन होना और 1949 से लेकर के और 26 फरवरी देखा जाए 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। और उसमें जब आप प्रीफेस को देखेंगे तो बेसिकली जहाँ पे लिबर्टी, जहाँ पे इक्विटी, जहाँ पे इक्वालिटी, जहाँ पे फ्रेटर्निटी, जहाँ पे जस्टिस, इस तरीके के जितने भी कोर वैल्यूज हैं डेमोक्रेसी के, वो डेमोक्रेसी सब के लिए, वो जो कार्डिनल वैल्यूज हैं वो सब के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम इसको जानें और खास कर हम जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ साथ हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम RCI एक्ट, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1992 और नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, PWD एक्ट जिसको अब पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो अब जिसको रिपील कर दिया गया है, जो अब हो गया है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जिसको RPWD एक्ट कहते हैं 2016। तो RPWD एक्ट और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 और जो अमेंडमेंट 2012 में हुआ, इन सभी के बारे में एज ए इवन हमारे डाइट में RPWD एक्ट की कॉपी होनी चाहिए, RTE की कॉपी होनी चाहिए और जितने भी टीचर ट्रेनीज आते हैं, जितने भी प्यूपिल टीचर्स आते हैं, उससे रिलेटेड हमें उनको पढ़ने के लिए वो डॉक्यूमेंट देना चाहिए और हमें कहना चाहिए कि तुम इसका कंटेंट, विषय वस्तु विश्लेषण करो और बताओ कि ये इस एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस है और तुम अपने लेवल पे क्या क्या कर सकते हो। यदि किसी विद्यालय में आज शिक्षक बनोगे तो आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हो, किस तरीके से आप एक यदि देखा जाए तो आप ये कर सकते हो। तो यदि देखा जाए तो हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम एक चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के प्रति जो एक जो तदानुभूति है, केवल सहानुभूति से काम नहीं चलना पड़ेगा, बल्कि जिसको हम सिंपैथी से काम नहीं चलना होगा, बल्कि इम्पैथी रखना पड़ेगा, तदानुभूति रखना पड़ेगा। वो जैसा फील करते हैं वैसे ही आपको फील करना होगा, यानी कि हमारे अंदर वो संवेदनशीलता का विकास तो होना ही चाहिए। इस तरीके से यदि हम देखें तो हमारा चूंकि नेशनल कल्चर है, हम संगज्जध्वम, हम संवदध्वम की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हम यदि देखा जाए तो कहा जाता है बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। मीन्स क्या कि संघ की बात की गई है, यानी कि यूनिटी की बात की गई है, इंक्लूशन की बात की गई है, यानी कि हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। मीन्स क्या कि जब हम पूरी वसुधा को ही कुटुंब मानते हैं तो ये हमारे जितने भी दिव्यांग भाई हैं वो भी हमारे कुटुंब हैं, वो भी हमारे अभिन्न अंग हैं, वो भी हमारे संस्कृति के लिए यदि देखा जाए तो वो डाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ये हमें ट्रेनिंग को इस तरीके से सेंसिटाइज करना होगा, ट्रेनिंग करिकुलम को इस तरीके से इसमें सारे एलिमेंट्स रखने होंगे कि ताकि हम एक बेहतर शिक्षक तैयार कर सकें। तो ये जो ये जितने भी हैं, और खास करके ये बात आप सभी जानते हैं कि चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में कितना ना लिखा हो, एक्ट में लिखा हो, स्टैट्यूट में लिखा हो, और खास करके जो पॉलिसीज हों, कन्वेंशंस हों, जिसको अभिसमय कहते हैं, कन्वेंशंस हों, ये चाहे रूल्स हों, रेगुलेशंस हों, चाहे ये सब जितने भी हैं, केवल इसमें रहने से काम नहीं चलेगा अनलेस अनटिल कि हम सेंसिटाइज नहीं होंगे, जब तक पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने वाला सेंसिटाइज नहीं होगा। क्योंकि पॉलिसी तो बहुत सारी है, पॉलिसी कोई बुरी नहीं होती, लेकिन पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन का जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज ए टीचर एडुकेटर, एज ए टीचर ट्रेनर, हम सभी का एक हम सभी की एक भूमिका होनी चाहिए, एक सभी का दायित्व होना चाहिए कि हम एक
एक इस तरीके से करिकुलम से लेकर के और करिकुलम के का जो इम्प्लीमेंटेशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि करिकुलम आप डेफिनेटली एक SCRT एक बॉडी है जो आपको करिकुलम फ्रेम करके देती है, और आप इवन की एज ए रिसर्चर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जितने भी आप सभी हैं सभी हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, सबके पास हायर एजुकेशन आप लोगों ने किया हुआ है, बहुत सारे लोग इसमें PhD हैं, PhD परस्यू कर रहे हैं, तो आपके लिए जो डाइट होना चाहिए वो एक रिसर्च का हब होना चाहिए, क्योंकि आप जितना बेहतरीन रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा कनेक्टेड है स्कूली विद्यालय शिक्षा से, आप विद्यालय शिक्षा से बहुत जुड़े हुए हैं, तो जितने भी हैं आप लोगों के लिए एक ये होना चाहिए कि हम छोटा केस स्टडी ही करें कि एक बच्चे को जब उनमें कोई डाइवर्सिटी है तो उसको स्कूल में एडजस्ट करने में, क्लासरूम में एडजस्ट करने में, पीयर्स से एडजस्टमेंट करने में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें मॉडिफिकेशन की किस तरीके से जरूरत हो सकती है, उसमें बहुत खर्च नहीं लगते। एक हर एक डाइट पे यदि देखा जाए तो एक चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए, स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स के लिए एक वॉशरूम बनाना, उनके लिए टेक्टाइल टाइल्स की व्यवस्था कर देना, उनके लिए कुछ संकेतक और साइन एंड साइनेज का निर्माण कर देना, उनके लिए एक रिसोर्स रूम डेवलप कर देना, ये तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके से यदि देखा जाए तो एक डाइट को जो हम यदि देखा जाए तो आप समझिए कि डाइट बहुत यदि एक्टिव हो जाए और प्राइमरी के टीचर्स इस दिशा में जब ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दें तो आप समझ सकते हैं कि कायाकल्प हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन यदि देखा जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होगा कि डेफिनेटली आपने तो बेसिक को ही सुधार दिया, और जब बेसिक सुधर जाएगा, प्राइमरी सुधर जाएगा, तो फिर सेकेंडरी तो सुधरना ही सुधरना है, और फिर जो टर्शियरी जहाँ पे हम लोग हायर एजुकेशन में हैं, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कभी कभी आप देखेंगे कि हायर एजुकेशन में जो स्टफ आते हैं वो कभी कभी लगता है कि सेकेंडरी लेवल का भी बेस उनका बहुत मजबूत नहीं होता है, और कहीं ना कहीं हम सभी दोषी हैं, क्योंकि सेकेंडरी का पासिंग आउट का सर्टिफिकेट तो हम ही ने रिलीज किया है, और हम फिर कैसे कह सकते हैं कि इसको इतना भी नहीं आता है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे पूरी जो एक तंत्र है वो तंत्र विफल है एक मॉनिटरिंग करने में। इस तरीके से यदि देखा जाए तो प्राइमरी पास आउट करके बच्चा सेकेंडरी जाता है, यानी कि जब वो सेकेंडरी में जाता है तो डेफिनेटली प्राइमरी का बहुत बड़ा रोल है, और उसके बाद यदि देखा जाए तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हायर एजुकेशन जो रिसर्च का एक बहुत बड़ा हब माना जाता है, होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक सेकेंडरी से बहुत अच्छे बच्चे हायर में नहीं जाएंगे तब तक उनका रिसर्च के प्रति ओरिएंटेशन नहीं होगा, तब तक नॉलेज जनरेशन के प्रति उनका ओरिएंटेशन नहीं होगा, नॉलेज इकोनॉमी को वो नहीं बना सकते, नॉलेज सोसाइटी को वो फ्रेम नहीं कर सकते। इस तरीके से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज ए टीचर ट्रेनर जो एक कंप्लीट जो एक शैक्षिक तंत्र है उसका कंस्ट्रक्शन, उसका डिकंस्ट्रक्शन और उसका जो रिकंस्ट्रक्शन है, जो उसकी रचना करना, उसका निर्माण करना, पुनर्निर्माण करना और अवनिर्माण करना, जो कि ऑलरेडी जिसकी जरूरत नहीं है उसको डिकंस्ट्रक्ट करने की भी जरूरत है। इस तरीके से यदि देखा जाए तो हम ऐसे संवर्ग की बात कर रहे हैं जो वर्ल्ड में 10% है पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी जिसको हम कह सकते हैं, और 80% जो टोटल डिसेबल्ड पीपल हैं वो आपको पता होना चाहिए कि वो डेवलपिंग कंट्रीज में रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन का और डेवलप्ड नेशन और जो डेवलपिंग नेशन है जहां पे एजुकेशन अभी बैकवर्ड कंडीशन में है, जहां पे एजुकेशन अभी फंडामेंटल राइट होते हुए भी सबको अभी नसीब नहीं है, मीन्स कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो डेवलपिंग कंट्रीज में आपको सुन करके ये होगा कि 80% पर्सन विद डिसेबिलिटीज डेवलपिंग कंट्रीज में रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो सोशियो कल्चरल या एक जो डेवलपमेंटल जो बैकवर्डनेस है कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी को जन्म देता है। हमारा इग्नोरेंस, हमारी जो एक उनके प्रति खास करके मदर जब प्रेग्नेंट हो, मदर जब फैमिली वे में हो, उसके बाद उनका कितना केयर करना चाहिए, मीन्स क्या
कि जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो प्री नेटल के हों, चाहे नेटल पीरियड के हों, चाहे पोस्ट नेटल पीरियड के हों, यानी कि जन्म से पूर्व की अवस्था और जन्म के समय की अवस्था और जन्म के बाद की अवस्था, हमें, क्योंकि जितना हम एजुकेटेड होते हैं उतना ही हम फिर इन चीजों की अहमियत को समझते हैं। फिर मदर का केयर और साथ ही साथ जच्चा और बच्चा दोनों का केयर, मीन्स क्या कि डिसेबिलिटी यहीं से स्टार्ट होती है। तो एज ए जब हम एक बेसिक टीचर ट्रेनिंग में यदि हम इस तरीके का ओरिएंटेशन देंगे तो डेफिनेटली वो बच्चे को ओरिएंट करेंगे, फिर बच्चे अपनी फैमिली को भी ओरिएंट कर सकते हैं और उसके बाद एक नया इकोसिस्टम बनेगा। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको ये होगा कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो 1995 में जब जो ये हुआ था, उसमें केवल पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट था, लेकिन उसको राइट ओरिएंटेड बनाने के लिए उसको रिपील कर दिया गया और फिर 2016 में उसमें एक शब्द और जोड़ा गया जिसको हम कहते हैं राइट्स, यानी कि वही पीडब्ल्यूडी एक्ट जिसमें बहुत सारे नए नए अवयव जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो एक देखा जाए तो एक डिग्निफाइड तरीके से जीने के लिए, गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए, जो कि एक चाहिए लाइफ जीने के लिए जो चाहिए, उसके लिए जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए ये, और उनको फंडामेंटल राइट के रूप में एक्सेप्ट करना, इसीलिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ये बनाया गया। और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद अब प्रत्येक दिव्यांग बच्चों का वो अब उसका एक फंडामेंटल राइट है। अब उसको कहीं कोई फ्रीज नहीं कर सकता, उसको कहीं कोई उससे वंचित नहीं कर सकता। तो ये जो पहले पीडब्ल्यूडी एक्ट में केवल 7 तरह का जो एक डिसेबिलिटी, अब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में यदि देखा जाए तो 21 कैटेगरीज की डिसेबिलिटी। और अभी जब 2021 में जब सेंसस जब ये होगा तो अब जो अभी देखा जाए 2011 के अकॉर्डिंग टू जो पीडब्ल्यूडी की संख्या वो करीब 2,68,10,557 के करीब 268,10,557 के करीब जो है वो उस समय का डेटा है जब केवल डिसेबिलिटी की संख्या, डिसेबिलिटी की कैटेगरी की संख्या जब केवल 7 हुआ करती थी। आज के डेट में अब डिसेबिलिटी की कैटेगरीज की संख्या 7 से 21 हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि अब 2 करोड़ से वो कम से कम यदि देखा जाए तो वो 4 करोड़ 5 करोड़ की संख्या में हो जाए इस तरीके से। और उत्तर प्रदेश में जो 2000 पीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग टू, यानी कि 7 डिसेबिलिटी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग टू उस समय यदि देखा जाए तो 41 लाख केवल और 57,000 केवल उत्तर प्रदेश जैसे उसमें डिसेबल्ड लोग रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां जो यदि देखा जाए तो पूरी इंडिया का सबसे अधिक जो दिव्यांग बच्चे हैं वो उत्तर प्रदेश में। और जब उत्तर प्रदेश में ऐसे बच्चे हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए एक और टीचर एजुकेटर होने के नाते, टीचर ट्रेनर के नाते हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका हो जाती है कि हम किस तरीके से एक इकोसिस्टम बनाएं, किस तरीके से हम एक ऐसे शिक्षक तैयार करें जो कि डिसेबिलिटी पे कंट्रोल करें, डिसेबिलिटी के बारे में लोगों को अवेयर करें। जो ऑलरेडी डिसेबल्ड हो चुके हैं उनको किस तरीके से मिनिमम रिस्क पे रखा जाए और किस तरीके से उनको एडुकेट किया जाए और किस तरीके से उनको एक सम्मानपूर्वक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए हम एक बेहतर माहौल प्रदान कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खास करके देखा जाए तो ये जो एक नया जो एक इकोसिस्टम तैयार हुआ वो तब जब हेलो 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 हेलो, am I audible? हेलो, इस तरीके से यदि देखा जाए तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हम इसको समझने की कोशिश करें,
हम इनको ये करें कि किस तरीके से जो UNCRPD एक्ट जब 2013 दिसंबर जब 2006 को जब ये अस्तित्व में आया, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 अक्टूबर 2007 को इसको रेट कर लिया, और उसके बाद ये मैंडेटरी था कि जिस कंट्री ने इसको रेट किया है, रेटिफाई किया है, उसको एक RPWD एक्ट जैसे एक्ट को बनाना ही होता। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसमें 2016 में RPWD एक्ट बनाया गया, जिसमें 21 प्रकार की दिव्यांगता को शामिल किया गया, जिसमें कम से कम 17 चैप्टर्स हैं, जो 17 चैप्टर्स जो ईच एंड एवरी कैटेगरीज को उसमें डिफाइन करते हैं। जिसमें मैं बताऊं कि जो मेजर कैटेगरी है, जो फिजिकल डिसेबिलिटी, और फिजिकल डिसेबिलिटी में लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, लेप्रेसी क्योर्ड, सेरेब्रल पाल्सी, ड्वार्फिज्म को भी पहली बार डिसेबिलिटी की कैटेगरी में रखा गया है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एसिड अटैक विक्टिम्स को पहली बार इसमें ऐड किया गया है, और खास करके विजुअल इम्पेयरमेंट पहले से भी था, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, दोनों कैटेगरी, जो कंप्लीट ब्लाइंड है और जो लो विजन है, और खास करके हियरिंग इम्पेयरमेंट में डेफ जो है, कंप्लीट जो डेफ है, जो बिल्कुल सुन नहीं सकते, और जो हार्ड ऑफ हियरिंग है, जो बहुत ही हाई लेवल के डेसिबल के ही साउंड को सुन सकते हैं। और खास करके जब देखा जाए तो उसके अलावा स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि स्पीच में और लैंग्वेज में कहीं से भी डिसऑर्डर है तो उनको भी इस डिसेबिलिटी की कैटेगरी में रखा गया है। और जो पहले मेंटल रिटार्डेशन हुआ करता था जो कैटेगरी, अब उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और साथ ही साथ उसके साथ साथ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज का मतलब ये है कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हम इसको ये समझें कि हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट ये है कि किस तरीके से हम एक जो डिसेबिलिटीज की जो श्रेणी है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में, जो खास करके डिसलेक्सिया हो जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो, चाहे डिस्ग्राफिया हो जो जिनको लिखने में प्रॉब्लम हो, डिस्कैलकुलिया हो जिसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो, और चाहे इस तरीके से जो डेवलपमेंटल अफेसिया हैं, इस तरीके के जितने भी कैटेगरीज हैं जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज की कैटेगरी हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और मेंटल बिहेवियर, खास करके जिनको मेंटल एलिमेंट्स है, मेंटल इलनेस की कैटेगरी को भी इसमें रखा गया है। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो डिसेबिलिटी जो क्रॉनिक जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के माध्यम से, जिनके क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से वो एक दिव्यांगता ग्रस्त हैं, तो उनको खास करके मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज को भी, ब्लड डिसऑर्डर में हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सब जितने भी हैं, ये सभी को एक इसमें ये किया गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में फिजिकल डिसेबिलिटी, जिसमें फिजिकल डिसेबिलिटी में जो सबसे पहला क्राइटेरिया जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसमें हम जानते हैं कि इनएबिलिटी इन ए मूवमेंट रिजल्टिंग इन एफ्लिक्शन फ्रॉम मस्कुलोस्केलेटल और नर्वस सिस्टम और बोथ, चाहे वो मसल या स्केलेटन सिस्टम के एबनॉर्मलिटी से या नर्वस सिस्टम के एबनॉर्मलिटी से, यदि मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। और उस लोकोमोटर डिसेबिलिटी में जो कैटेगरी रखी गई है वो लेप्रेसी क्योर्ड से लेकर के, सेरेब्रल पाल्सी से लेकर के, ड्वार्फिज्म से लेकर के, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से लेकर के, एसिड अटैक विक्टिम से लेकर के, ये एक लोकोमोटर डिसेबिलिटी की श्रेणी में रखी गई है। और खास करके जो विजुअल इम्पेयरमेंट है, विजुअल इम्पेयरमेंट में जैसा कि मैंने बताया कि ब्लाइंडनेस और लो विजन दोनों की कैटेगरी। अब आप यदि देखें तो जो विजुअल इम्पेयरमेंट है, चूंकि ये एक बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी में खास करके जब आपके क्लास में सपोज कि एक ड्वार्फिज्म का बच्चा है, तो उसको हो सकता है कि कहीं मोबिलिटी में या मूवमेंट में कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, या उसको कहीं एक ऊंची जगह पे चढ़ने में उसको प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए एक फ्लेक्सिबल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो यूनिवर्सल डिजाइन पे आधारित हो कि ताकि जहां भी हो वो रैंप बना दे। एक सीढ़ी के स्टेप को चढ़ने में हो सकता है कि उनको दिक्कत हो, तो आप इस तरीके से क्या करें कि उनके लिए एक रैंप की व्यवस्था करें, और रैंप का जो प्रयोग है वो बिल्कुल फंक्शनल लेवल पे होना चाहिए। और ट्रेनिंग के पार्ट में इवन कि हमारे जितने भी जिन टीचरों को आप ट्रेन कर रहे हैं
उनको भी आपको बताना चाहिए कि आप जब विद्यालय में जब रैंप बन रहा हो, जब हैंड रेल्स बन रहा हो, तो आप उनके स्लोप को देखिए, आप उनके अलाइनमेंट को देखिए कि किस तरीके से स्लोप बनाया जा रहा है, या उसमें कहीं मॉडिफिकेशन ऐसा तो नहीं है कि व्हील चेयर, ऐसा होना चाहिए रैंप जो बच्चा व्हील चेयर चला करके खुद से चला जाए, ऐसा नहीं कि व्हील चेयर कुछ देर तक गया और व्हील चेयर फिर रिवर्ट बैक होना स्टार्ट हो जाए, उससे उसको और कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि केवल ऐसा नहीं कि केवल स्ट्रक्चरल प्रेजेंस रहे, केवल संरचनात्मक रूप से तो मौजूद है लेकिन इसका कहीं कोई कार्य नहीं। यूजुअली आप जब देखें तो आप रिसर्च करें ये कि आप जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं उसमें रैंप की कंडीशन को देखिए, आप हैंडरेल की कंडीशन को देखिए। क्यों? क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट में ये प्रोविजन है कि आप किसी भी बच्चे को जब अपने नेबरहुड स्कूल में एनरोल होने से मना नहीं कर सकते। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक बच्चा जो विजुअली इम्पेयर्ड है या जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी से वो है, वो यदि एक नेबरहुड स्कूल में किसी सामान्य प्राथमिक स्कूल में जब एनरोल्ड होता है और वहां पे जब उसके लिए एक एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मॉडिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि वो क्लासरूम तक ही एक्सेस नहीं कर सकता। जब क्लासरूम तक ही वो एक्सेस नहीं करेगा तो फिर पढ़ना लिखना तो बाद की बात है। कम से कम वो बिना किसी बाधा के वो कहीं भी जा सकता है, वो टॉयलेट जा सकता है, वो क्लासरूम जा सकता है, वो कॉमन रूम जा सकता है, वो अपने साथी मित्रों के साथ वो खेल कूद सकता है, क्योंकि है तो वो बच्चा है। उसको आप कहीं आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, आपने कहीं डिलिमिट कर दिया, तो स्कूल उसके लिए एक केवल जेल के अलावा वो कुछ नहीं रह जाता है। तो आपको एक ये समझना पड़ेगा कि इस तरीके से हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है। अब आप इमेजिन कीजिए कि वो अब केवल संकेत में समझता है और हमारे जितने भी शिक्षक हैं वो सपोज कि एक सामान्य संकेत भी नहीं, तो कम से कम जितने भी शिक्षक हैं उनको एक बेसिक साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग तो आनी चाहिए कि कम से कम हम एक बेसिक, क्योंकि हमेशा उसके लिए स्पेशल एजुकेटर्स तो नहीं रहेगा। आप उन्हीं बच्चों में से आप कुछ को स्पेशल साइन लैंग्वेज में बहुत ट्रेंड कर दीजिए और उसके अलावा आप एक मॉनिटोरियल टीचिंग करवाइए कि खास करके देखिए एक साइन लैंग्वेज है, साइन लैंग्वेज का आप 15 डेज का 20 डेज का एक प्रत्येक प्राथमिक शिक्षकों की ट्रेनिंग करवा दीजिए। आप देखिए कि फिर कितनी एक नया इकोसिस्टम डेवलप होगा, एक नई व्यवस्था डेवलप हो जाएगी। और आप इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक ऑडिटिंग करवाइए, एक इंक्लूजन का ऑडिटिंग करवाइए कि देखिए यूनिवर्सल डिजाइन पे बेस्ड है कि नहीं। यूनिवर्सल डिजाइन का मतलब है कि ऐसा डिजाइन जो सबके लिए लागू हो, ऐसा फ्लेक्सिबल डिजाइन जो डिजाइन फॉर ऑल हो। मींस क्या कि वो लाइब्रेरी में पहुंच सकता है कि नहीं बच्चा बिना किसी सपोर्ट के, वो उसके पास यदि व्हील चेयर है तो बिना किसी सपोर्ट के व्हील चेयर से वो कभी भी किसी कक्षा में जा सकता है। तो आप यूजुअली देख लीजिए कि यदि आप उस स्थिति में रहते तो क्या करते, आपको कितनी परेशानी हो जाती है। आप केवल 1-2 दिन ब्लाइंड फोल्ड लगा के, मीन्स क्या कि आप एक ऐसे काली पट्टी बांध करके आंख में चलने की कोशिश कीजिए, फिर आपको ब्लाइंडनेस और लो विजन का दर्द महसूस होगा। आपके हाथ में एक स्टिक दे दिया जाए और आपको ब्लाइंड फोल्ड ट्रेनिंग का ये पार्ट होना चाहिए। केवल जरूरी नहीं है कि ये केवल जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं जो विजुअल जो डिसेबिलिटी में जो स्पेशल ट्रेनिंग ले रहे हैं ये केवल उनके लिए है, नहीं। केवल हम क्योंकि जो शिक्षक तैयार कर रहे हैं वो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए तैयार कर रहे हैं, तो इंक्लूसिव एजुकेशन के जब तैयार करें तो एक बेसिक ट्रेनिंग जो इंक्लूजन का है वो सबको मिलना चाहिए। एक बेसिक ट्रेनिंग, हम बहुत ज्यादा स्पेशलाइज नहीं हो सकते हैं लेकिन कम से कम हमें इतना तो पता चले कि इसकी क्या एक बेसिक प्रॉब्लम हो सकती है, क्या इसकी सेंसिटिविटी क्या हो सकती है। तो आप इस तरीके से एक नई आबो हवा एक तैयार कर सकते हैं, एक नया एम्बियंस तैयार कर सकते हैं, एक नया इकोसिस्टम तैयार कर सकते हैं। और डेफिनेटली मुझे ट्रस्ट है, मुझे विश्वास है कि आप जितने भी जो एक अच्छी जगह से, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो खास करके सारे मेरिटोरियस, आप बेसिकली देखा जाए कि आप लोक सेवा आयोग से चयनित जितने भी आप जो लेक्चरर हैं, आप समझिए कि आप क्रीम ऑफ द स्टेट हैं। और वो यदि कोई भी प्रोजेक्ट को यदि अपने हाथ में यदि वो ले लेगा तो डेफिनेटली मुझे यकीन है कि आप लोग एक नई दिशा तय कर देंगे और उत्तर प्रदेश डेफिनेटली एक ऐसा प्रदेश होगा जहां पे इतने डिसेबल्ड बच्चे हैं, वो डिसेबल्ड बच्चे यदि एक ह्यूमन पोटेंशियल के रूप में, ह्यूमन रिसोर्स के रूप में यदि वो डेवलप हो जाता है तो आप समझ सकते हैं
कि एक नए युग का आरंभ होगा। क्योंकि आज जितने भी बच्चे, केवल आपको आश्चर्य होगा कि बच्चे एनरोल्ड तो हो जाते हैं आरटीई के मूवमेंट की तहत, सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान के कैंपेन की तहत वो एनरोल्ड तो हो जाते हैं, लेकिन वो विद्यालय में रिटेन नहीं कर पाते। वो क्यों नहीं रिटेन कर पाते? ये इसीलिए क्योंकि उनकी मजबूरी को आप समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि कहीं कोई नहीं है कि उसके नीड की पूर्ति कर पाए। हमें केवल यही लगता है कि अरे बच्चा है, बच्चा केवल ऐसा ही शैतानी करता है, इसको पढ़ने लिखने का मन नहीं करता है। पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को ऐसे ही स्कूल भेजने का मन नहीं करता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप उनकी जगह पे यदि आप रह करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आपको यकीन मानिए कि आप जितने भी आप जो 100 की जो यूनिट है, यदि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में जिनको आप ट्रेन करते हैं, आप एक दिन आप ऐसा कीजिए कि ब्लाइंड फोल्ड लगा करके आप सबको ट्रेनिंग करवाइए। आप देखिए कि फिर एहसास होगा कि हमें अपना इमीडिएट कोई वस्तु भी लोकेट करने में कितनी प्रॉब्लम होती है। और ऐसा बच्चा जो समझिए कि जन्म से ही ब्लाइंड है, अब आप समझ सकते हैं कि उसको इस दुनिया को समझना कितना जटिल कार्य है। तो उसकी जटिलता को हम सभी आसान बना सकते हैं एक ज्वाइंट मुहिम के द्वारा। एक ऐसा मुहिम जो कि खास करके उनके लिए एक नए सूरज लेकर के आए। तो हमें, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाहे वो हियरिंग इम्पेयरमेंट का मामला हो, चाहे वो स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी का हो, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के टर्म में मैं भी ये कहना चाहूंगा कि आपके सभी करिकुलम में एक पार्ट जरूर होना चाहिए कि आप जितने भी टीचर एजुकेटर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, जितने भी आप जो खास करके जो आप तैयार कर रहे हैं, जो आप टीचर, आप उनको एक आईईपी की ट्रेनिंग जरूर दे दीजिए। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान कैसे बनाया जाता है, आईईपी कैसे बनाया जाता है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान किस तरीके से डेवलप किया जाता है, इसकी ट्रेनिंग जरूर दीजिए। एक बच्चा जब, एक ट्रेनी जब आईईपी बनाना सीख लेगा तो उसको पता चलेगा कि एक टास्क को सीखने के लिए किस तरीके से टास्क एनालिसिस किया जाता है। क्योंकि इंटेलेक्चुअली जो डिसेबल्ड बच्चा है उसको ब्रशिंग सिखलाना भी बहुत ही मुश्किल कार्य होता है, उसको पेन पकड़वाना भी बहुत ही मुश्किल कार्य होता है, उसके लिए एक कोई पेंसिल होल्ड करवाना भी बहुत मुश्किल कार्य होता है, उसको एक, जिसको हम फाइन मोटर स्किल कहते हैं, जिस फाइन मोटर स्कूल में जो स्किल में, जैसे आप यदि देखिए कि एक पेंसिल से लिखना, पेन से लिखना, एक कलर फिल करना, और एक आप इमेजिन कीजिए कि इस टेबल को धक्का देना। टेबल को धक्का देना में उतना कोई बहुत बड़े स्किल की जरूरत नहीं है, ये एक ग्रॉस मोटर स्किल है। लेकिन जो फाइन मोटर स्किल है, फाइन मोटर स्किल, एक बटन लगाना, आप समझिए कि इसकी ट्रेनिंग, यानी कि जो फाइन मोटर ट्रेनिंग और ग्रॉस मोटर ट्रेनिंग है, वो किस तरीके से टास्क एनालिसिस, किस तरीके से एक जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट हमको इसलिए आसान लगता है क्योंकि हमारी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग बहुत अच्छी है। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि ऐसे बच्चे जिसकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग अच्छी नहीं है, जो रीजनिंग नहीं कर सकता, जो तर्क नहीं कर सकता, जो रिकॉल करने में जिसको परेशानी होती है, जिसको रिमेंबर करने में परेशानी होती है, जिसको आप इतना समझिए कि उसको एम में और डब्ल्यू में अंतर नहीं समझ में आता है, उनको हर एक इमेज जो है, जो लेटरल इमेज या इनवर्स इमेज उसको एक जैसा दिखता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसको कितनी एक मानसिक परेशानी से गुजरना होता है। हमें इतने लेवल का सेंसिटिव होना है, और जब हम इतने लेवल का सेंसिटिव होंगे तो डेफिनेटली हम उनके लिए, हम यदि प्रयास नहीं कर सकते हैं तो हम किसी दूसरे के माध्यम से जरूर हम व्यवस्था करने की स्थिति में रह जाएंगे। तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें, सबसे पहली बात है कि हमें संवेदनशील होने की जरूरत है। और हम जब हमारी संवेदनशीलता होगी तो डेफिनेटली हम उनके लिए हर एक व्यवस्था कर सकते हैं। तो जो ट्रेनिंग का जो सबसे बड़ा पार्ट है, CWSN के प्रति एक सेंसिटाइज्ड होना, एक संवेदनशील होना। और जब तक आप संवेदनशील नहीं होंगे तब तक हम उस दिशा में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि RPWG एक्ट अब आप उनका राइट हो गया है। अब उस राइट को कोई फ्रीज नहीं कर सकता, उस राइट को कोई, देखा जाए तो कहीं कोई छीन नहीं सकता है। इसीलिए अब हमारे टीचर्स को RPWG एक्ट के लाइट में, RT एक्ट के लाइट में ट्रेन करने की जरूरत है। और अब खास करके 3-4 जो डॉक्यूमेंट है हर एक डाइट में होना चाहिए, खास करके UNCRPD, RPWG एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये सब जितने भी
जो एक्ट हैं, ये सभी, और जो ड्राफ्ट, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है, जो अभी पॉलिसी के रूप में अभी तक वो नहीं हो पाया है, उसको भी एक प्रिंट आउट आप रखिए और आप उनको पढ़ने से रिलेटेड आप जितने भी जो टीचर ट्रेनीज हैं उनको आप असाइनमेंट दीजिए, उनको पढ़ने का आप उनको हैबिट डलवाइए। उसके बाद जैसे ही एक बार जानना स्टार्ट करेंगे, जैसे वो जितना अधिक जानेंगे वो उतना अधिक संवेदनशील होंगे। होता क्या है कि हम उन्हें जानने का मौका ही नहीं देते हैं। जब वो जानने का मौका ही नहीं देंगे तो संवेदनशीलता नहीं होगी। फिर इस तरीके से आप उनके, फिर आप राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स के बारे में आप जागरूक हो जाएंगे, उनके एजुकेशन के बारे में आप जागरूक हो जाएंगे, उनके स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में आप जागरूक हो जाएंगे, सोशल सिक्योरिटी के बारे में, हेल्थ, रिहैबिलिटेशन एंड रिक्रिएशन के बारे में। रिक्रिएशन भी उनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। अब आप समझ सकते हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए किस तरीके से हम रिक्रिएशन करवाएं। ये भी हम इस तरीके से खेल के बारे में हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि खेल खेल में पढ़ाना ही बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। हम जब बच्चा कोई खेल करता है तो आप समझिए कि वो खेल खेल के साथ व्यायाम भी करता है, लेकिन जब आप ये कहिए कि व्यायाम करना है तो वो नहीं करेगा, लेकिन कहिए कि चलो खेलते हैं, तो खेलने के साथ जो उसकी आनंद की जो अनुभूति है वो होगी ही होगी। तो खेल को केंद्र में रख करके हम पढ़ाई लिखाई का केंद्र बनाए, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के जितने भी आप उनके बारे में जाने कि स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर क्या होता है, सेंट्रल लेवल के डिसेबिलिटी कमिश्नर्स क्या होते हैं, कहाँ पे इन बच्चों के लिए डेफिनेटली आप सभी के पास डिस्ट्रिक्ट जो कमिटी है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी है डिसेबिलिटी से रिलेटेड, इन कमिटी के बारे में आप सभी को जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में आप पोस्टेड है आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे दिव्यांगजन के ईच एंड एवरी उनके नीड को कैटर करने के लिए वहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत वो वर्क करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जब उससे भी प्रॉब्लम नहीं हो पा रही है सॉल्व, तो आप फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में जाइए, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में नहीं तो आप स्टेट लेवल के जो कमिश्नर हैं आप वहां पे भी लिख सकते हैं। आपको केवल जानकारी प्राप्त होना चाहिए और आपको केवल एड्रेस करने के लिए, आप तो देखिए कि आप एक बार स्टेट कमिश्नर को लिखिए तो सही, एक बार आप अपने ट्रेनिंग सेंटर पे, डाइट पे आप जरूर उनको बुलाइए, जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं उनको बुलाइए और आप उनसे कहिए कि ये प्रॉब्लम है, आप क्या मदद कर सकते हैं। तो आप देखिए कि ये जितने भी रिहैबिलिटेशन और इनका जो एजुकेशन है वो एक कोलैबोरेशन का आउटकम है, क्योंकि आप अकेले नहीं कर सकते, ये सब कोलैबोरेटिव इफेक्ट होगा। जब तक कोलैबोरेशन नहीं होगा, जब तक सारे मिनिस्ट्री, सारे डिपार्टमेंट, सारे विद्यालय, क्योंकि इसीलिए स्कूल कॉम्प्लेक्स की का संप्रत्यय डेवलप किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, क्योंकि स्कूल कॉम्प्लेक्स के लेवल पे एक रिसोर्स सेंटर डेवलप किया जाए, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हो, चाहे इस तरीके से ये होना चाहिए। हाँ, हेलो। हाँ, मैं अभी मैं थोड़ा सा एक लेक्चर में हूँ, मैं डेफिनेटली आपको थोड़ी देर के बाद में कॉल कर रहा हूँ। इस तरीके से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हम इसको समझें कि किस तरीके से हम कहाँ कोऑर्डिनेट करेंगे, कहाँ पे कन्वर्जेंस हम लाएंगे, कहाँ पे हम किसको एड्रेस करेंगे। आपके पास बहुत संसाधन है। आप इवन की डाइट में हम लोगों ने डाइट को भी इवन की नेशनल एजुकेशन जो ड्राफ्ट है उनमें हम लोगों ने सजेस्ट किया है कि डाइट को एक इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा केंद्र होना चाहिए। इन सर्विस टीचर का, केवल प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग का नहीं, वो उसमें जिस तरीके से प्रत्येक विद्यालय में, आप प्रत्येक विश्वविद्यालय में आप देखते होंगे कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर होते हैं, HRDC सेंटर्स होते हैं, जो पहले एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के नाम से जाना जाता था। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के रूप में डाइट को डेवलप किया जाना चाहिए और वहां पे इवन के स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड, वहां पे बेसिकली माइनॉरिटी एजुकेशन से रिलेटेड, वहां पे जेंडर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी ऐसे क्रॉस कटिंग थीम्स हैं उनसे रिलेटेड ट्रेनिंग होना चाहिए। अब आप देखेंगे तो डाइट में भी आप यूनिवर्सिटी लेवल के रिसर्च, यूनिवर्सिटी लेवल की ट्रेनिंग को आप एंजॉय कर सकते हैं और वो आपसे उम्मीद इसलिए है क्योंकि आप लोग एक ऐसे ब्राइट और इग्नाइटेड माइंड हैं, क्योंकि आप अभी अभी आए हैं, आप अभी अभी सारे फ्रेशर्स हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हैं और उस आइडियाज को डेफिनेटली यूनिवर्सिटी के माध्यम से कोलैबोरेशन करके, SCRT को इन्वॉल्व करके, इवन की
एससीईआरटी के जो निदेशक और एससीईआरटी के जितने भी हैं, मैं जानता हूं, पर्टिकुलरली व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं कि वो लोग बहुत सेंसिटिव हैं। दिन रात वो दिव्यांगता के क्षेत्र में भी वो लोगों ने बहुत काम किया है। अभी हाल में हम लोगों ने खास करके इंटेलेक्चुअली जो डिसेबल्ड पर्सन हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए हम लोगों ने पाठ्यपुस्तक तैयार की है और उसमें एससीईआरटी का बहुत बड़ा योगदान है। एससीईआरटी ने ही लीड लिया है उस प्रोजेक्ट को। और यदि देखा जाए तो आज के डेट में एससीईआरटी ने एक ऐसा करिकुलम डिजाइन किया है जो मुझे लग रहा है कि कुछ ही दिनों में अभी वो अभी वेटिंग होना है, अभी हम लोग उसका वेटिंग कर रहे हैं। उसके बाद वो जब एक बार हर एक डाइट में भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारे लर्निंग मटेरियल्स डाइट में भी जाने चाहिए। उसके बाद जब आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो आप इस तरीके से एक टेक्स्ट बुक को भी किस तरीके से डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाना है। जब आप अभी भी देख लीजिए कि आप क्लास 1 का, क्लास 2 का, क्लास 3 का, जितने भी आप क्लासेस की बुक्स देखिए, आपको एक भी पिक्चर आपको दिव्यांग बच्चे का नहीं दिखेगा। एक भी आपको पेरेंट्स जो ऐसे हैं, जो दिव्यांग पेरेंट्स आपको नहीं दिखेंगे। आप समझिए कि कैसे बच्चे एक उससे कनेक्टेड फील करेंगे। उनको तो लगता है कि ये मेरे लिए तंत्र ही नहीं बना हुआ है। तो जितने भी पाठ्य पुस्तक हैं, उनके कवर पेज में जो मैसेज या जो चित्र या जो इमेज होना चाहिए, वो इमेज भी उसमें दिव्यांगता का रिप्रेजेंटेशन जरूर रहना चाहिए, ताकि उनको ये समझ में तो आए कि ये जो तंत्र है वो मेरे लिए भी है। जैसे शिक्षक जो हैं, वो शिक्षक में भी जो दिव्यांग शिक्षक हैं, उनको एक रोल मॉडल के रूप में डेवलप किया जाना चाहिए, कि ताकि जो बच्चे, जो दिव्यांग बच्चे, कम से कम वो ये समझेंगे कि हमारे जैसे ही दिव्यांग शिक्षक वहां तक पहुंचे हुए हैं तो हम भी पहुंचेंगे। जब तक उनके उस रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप से जब तक आप रोल मॉडल खड़े नहीं करेंगे, तब तक एक पॉजिटिव चेंज नहीं आएगा। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सभी को मिल करके, आप समझिए ये कितने फाइन फाइन इश्यूज हैं, इन इश्यूज को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। और जब तक हम नहीं करेंगे तब तक शायद ये अच्छा नहीं हो सकता है। क्योंकि एक बात मैं और भी जानकारी में देना चाहूंगा आप लोगों को कि 25 सितंबर 2015 को जो यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल गोल्स, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक ये किया था, जिसमें उन्होंने 17 आइडेंटिफाई किए थे और उसके 169 एसोसिएटेड टारगेट्स फिक्स किए थे, जिसमें जो गोल नंबर जो 4 था वो था इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। अब आप इमेजिन कीजिए कि यूएन से लेकर के ईच एंड एवरी जितने भी एक रेगुलेटरी बॉडीज हैं, या जितने भी इस तरीके के जो इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सभी अब एक इस ओर सेंसिटाइज्ड हुए हैं। आबो हवा में बदलाव निसंदेह हुआ है, लेकिन अभी मीलों माइल्स टू गो, हम लोग को अभी मीलों दूरी तय करनी है। अभी यदि देखा जाए तो अभी केवल इस कैंपेन का, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का, यदि डिफरेंट क्राइटेरिया में या डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में हम यदि बात करें, तो ये एक केवल अभी एक इनिशिएटिंग पॉइंट है। और जब तक ये इनिशिएटिंग पॉइंट है, तब तक हमें इसको एक हाईवे पे लाने में हम सभी को प्रयास करना पड़ेगा। और जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए एक देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। क्योंकि अब जो इंक्लूशन का जो मॉडल है, अब वो चैरिटी मॉडल नहीं है, अब वो केवल जेनेटिक मॉडल नहीं है, अब वो केवल फंक्शनल मॉडल नहीं है, अब वो ह्यूमन राइट्स का मॉडल आ गया है। यानी कि अब उनका अधिकार है, अब अधिकार को इंश्योर करना है। और जब उनका अधिकार है तो एज ए शिक्षक हम लोगों की ड्यूटी बन जाती है। जब तक हम अपनी ड्यूटी को कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक उनका राइट्स जो है या जो उनका एंटाइटलमेंट्स है, वो तब तक कंप्लीट नहीं होगा, तब तक वो उसको एंजॉय नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो ह्यूमन राइट्स मॉडल जो इंक्लूशन का है, जिसमें इक्विटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, डिग्निटी, फ्रेटर्निटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इंक्लूशन, से एक ऐसा इंक्लूशन का वातावरण तैयार करना जिसमें नो रिजेक्शन, नो सेग्रीगेशन, नो एक्सक्लूशन on the basis of ability, on the basis of gender, in the basis of language, in the basis of income, disability, sexuality, religion, चाहे जो भी हो, ये नहीं होना चाहिए। इस तरीके से यदि देखा जाए तो हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और इसके लिए बेसिकली इंक्लूशन जो है, डेफिनेटली इट बिलीव्स ऑन ट्रांसफॉर्मिंग द कल्चर। समावेशी संस्कृति का विकास करना पड़ेगा, एक पॉलिसीज का विकास करना पड़ेगा,
और पॉलिसीज के साथ साथ उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, कि ताकि विद्यालय में हम उन सभी बच्चों को एकोमोडेट कर पाए। और एकोमोडेशन में चेंज का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने आप में चेंज नहीं लाएंगे, जब तक हम पॉलिसी में, करिकुला में, कल्चर में, प्रैक्टिसेस में, तब तक डाइवर्स जो लर्निंग नीड्स के जो स्टूडेंट हैं वो तब तक वो उनका मेन स्ट्रीमिंग नहीं हो सकता, तब तक वो इंक्लूसिवनेस को एंजॉय नहीं कर सकते। इसीलिए यूनेस्को ने बहुत ही ब्यूटीफुली कहा था, और वो अपने रिपोर्ट में, कि अ प्रोसेस ऑफ एड्रेसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द डाइवर्सिटी of needs of all learners through increasing participation in learning, cultures and communities, and reducing exclusion within and from education. हमें education के within जो exclusion है और उसके जो beyond जो exclusion है, इन सभी को हटाना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा एक सार्वभौमिक अधिकार है, हम जानते हैं, और शिक्षा सामाजिक न्याय और समानता हासिल करने का एकमात्र सबसे प्रभावी साधन है। समतामूलक और समावेशी समाज के लिए शिक्षा केवल एक आवश्यक लक्ष्य नहीं है, बल्कि समतामूलक एवं समावेशी समाज निर्माण के लिए एक अनिवार्य कदम है। ये हर नागरिक को, आप जानते हैं कि हर नागरिक को अपने सपने सजोने का अधिकार है, विकास करने का, उनको राष्ट्रीय हित में, राष्ट्र के विकास में, राष्ट्रीय हित में योगदान देने का उनका एक अपना सपना होता है। और जब तक हम उनको एडुकेट नहीं करेंगे, तब तक वो अपने सपने को साकार नहीं कर सकते। इसीलिए व्यक्ति मूलक से लेकर के, समाज मूलक से लेकर के राष्ट्र मूलक विकास के लिए एक अनिवार्य कारक है शिक्षा, और शिक्षा का समावेशी होना। और क्योंकि यही फिर क्षेत्रीय विषमता को, असंतुलन को दूर करेगा, और समाज में एक हम इस माध्यम से एक कार्यात्मक नागरिक हम बना सकते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये एस्पेक्ट्स कि हम जरूर इसको ये करें, क्योंकि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का जो इंक्लूशन है, ये एक प्रोसेस है, ये एक जर्नी है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल है, ये सबके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बिल्डिंग अ कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी हमें बनाना पड़ेगा इस तरीके से, क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए बहुत मुश्किल कार्य है ये। तो इन सभी का, क्योंकि अब पैराडाइम शिफ्ट हो गया है, अब खास करके ये सभी एक आप जानते होंगे कि हम यूजुअली कहते हैं कि यू लर्न टू टॉक बाय टॉकिंग। आप बोलना कैसे सीखते हैं? जब तक आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाए। यू लर्न टू रीड बाय रीडिंग। आप पढ़ना कैसे सीखते हैं? जब तक रीडिंग का मौका नहीं दिया जाए। यू लर्न टू राइट बाय राइटिंग, एंड यू लर्न टू इंक्लूड बाय इंक्लूडिंग। मीन्स क्या, कि हमें जब तक उन बच्चों को इंक्लूड नहीं करेंगे, तब तक वो इंक्लूशन नहीं सीखेंगे। क्योंकि मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि स्पेशल एजुकेशन में जिन बच्चों को एडुकेट किया जा रहा है, वो एजुकेशन के बाद 18 इयर्स जब वो बच्चे एक कंपार्टमेंट में, एक बाउंड्री वॉल के तहत, उनको जब एक स्पेशल सेटअप में जब उनकी ट्रेनिंग होती है, सपोज कि जब वो एक स्पर्श विद्यालय में जब वो पढ़ रहा होता है, तो स्पर्श विद्यालय में वो बचपन से लेकर के वो 12वीं तक वो केवल और केवल विजुअली डिसेबल्ड पर्सन को ही देखता है, उसी के साथ वो रहता है, उसी के साथ वो खाता है, उसी के साथ वो पीता है। लेकिन जब 12th के बाद जब वो यूनिवर्सिटी सिस्टम में जब आता है, तो वहां पे उसको एडजस्टमेंट में बहुत दिक्कत होती है, वो अपने आप को अलग थलग महसूस करता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि यदि वो एक नेबरहुड स्कूल में, कॉमन स्कूल सिस्टम में, इंक्लूसिव सेटअप में जब वो अपने आप को बचपन से ही जब एडुकेट करेगा, जब वो अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस को लेगा, शेयर करेगा, तो आप समझ सकते हैं कि उसका पर्सनालिटी कितना डेवलप्ड हो जाएगा। और पर्सनालिटी केवल डेवलप नहीं होगा, बल्कि जो नॉन डिसेबल्ड हैं, वो भी डिसेबल्ड बच्चों के प्रति वो एक अलग से उनका एटीट्यूड होगा, एक अलग से संवेदनशीलता होगी। संवेदनशीलता के साथ साथ उसके प्रति वो बहुत ही, देखा जाए तो एक फ्रेंडली एटीट्यूड रखेगा। होता क्या है कि हमने उसको अलग अलग बांट दिया है, स्पेशल अलग, जनरल अलग, क्योंकि कोई भी परिवार ना तो कंप्लीटली विकलांग होते हैं, या कोई भी परिवार ना तो कंप्लीटली उसमें दिव्यांग लोग ही होते हैं, बल्कि एक परिवार में एक या दो, उसके बाद सभी गैर दिव्यांग हैं। तो जब परिवार का नेचर समावेशी है, जिसमें दोनों लोग साथ साथ रहते हैं, समाज का स्वरूप जब
समावेशी है, जिसमें दिव्यांग और गैर दिव्यांग साथ साथ रहते हैं, तो विद्यालय का स्वरूप या ट्रेनिंग का स्वरूप क्यों समावेशी नहीं होना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसीलिए ये हमेशा हम जेंडर के नाम पे बिल्कुल विद्यालय अलग कर देते हैं, हम स्पेशल के नाम पे, दिव्यांगता के नाम पे हम बिल्कुल विद्यालय अलग कर देते हैं। मीन्स क्या कि जब तक कंप्लीट स्कूल के या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का स्वरूप इंक्लूसिव नहीं होगा, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को एकोमोडेट जब तक हम उसमें नहीं करेंगे, तब तक समावेशी समाज और समावेशी राष्ट्र की संकल्पना को कंप्लीट नहीं किया सकता। क्यों? क्योंकि जो समावेशी समाज की जो अवधारणा है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की नहीं है, सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट की है। सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट का मतलब है कि जो मार्जिनलाइज्ड है उसका भी सर्वाइवल का हक है, क्योंकि ये माइट इज राइट नहीं है, ये डार्विन का एवोल्यूशन की थियरी नहीं है कि वहां पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही उसको ही जिंदा रहने का अधिकार है। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का ये अंत्योदय है, ये सर्वोदय है। ये इस तरीके से है कि जिसमें जो समावेशी समाज की जो संकल्पना है, जिसमें सबको जीने का हक है, और सबको जीने का ही हक नहीं है, सबको गरिमापूर्वक जीने का हक है, गरिमापूर्ण तरीके से वो जीवन जी सकता है। और इसीलिए 21A में राइट टू एजुकेशन एक्ट को एज ए फंडामेंटल राइट्स के रूप में राइट टू एजुकेशन को माना गया है, क्योंकि जीवन बिना शिक्षा के तो अधूरी है। इसलिए हम सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हम लोग एक कोलैबोरेशन में, यदि देखा जाए तो अब पैराडाइम शिफ्ट हो गया है। अब इंक्लूशन, आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट भी का भी नारा होता है सबका साथ सबका विकास, लेकिन केवल स्लोगन को रियल में प्रैक्टिस करने में हमें सबका साथ लेना होगा, सबका साथ देना होगा। और उसमें जो केंद्र में जो है और जो सबसे जो कैटालिटिक रोल जो प्ले कर सकता है, जो उत्प्रेरक का कार्य कर सकता है, वो डेफिनेटली हम सभी टीचर ट्रेनर कर सकते हैं, टीचर एजुकेटर कर सकते हैं। और टीचर एजुकेटर लाखों लाख हम ट्रेनिंग देते हैं हम अपने टीचर ट्रेनीज को, और टीचर ट्रेनीज इतनी संख्या में जब वो ट्रेनिंग होंगे तो डेफिनेटली एक जब वो पदस्थापित होगा अपने विद्यालय में, तो विद्यालय का एक आप जब देखिए तो एक उसकी दिशा ही अलग हो जाएगी। और इसलिए बेसिकली हम यूजुअली कहते हैं कि खास करके यूनेस्को का मुझे वो हमेशा हमें बहुत बेहतर डॉक्यूमेंट लगता है, जो लर्निंग द ट्रेजर विदिन, जो यूनेस्को का जो जैक्वेस डेलर्स का जो रिपोर्ट है, जिसमें खास करके सबसे पहला जो पैदान है लर्निंग टू नो। हमें इसके लिए ईच एंड एवरी क्या जानना चाहिए, ज्ञान योग, तो हमें लर्निंग टू नो, फिर कर्म योग लर्निंग टू डू, और फिर लर्निंग टू बी, हमें अपने आप को पहचानना पड़ेगा, अपने आप को संवेदनशील बनाना पड़ेगा। हम शिक्षक प्रशिक्षक क्यों हैं, हम शिक्षक के शिक्षक क्यों हैं, हमें इस तरीके से लर्निंग टू बी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और उसके बाद लर्निंग टू लिव टुगेदर, तो लर्निंग टू लिव टुगेदर कुछ भी नहीं है, वो इंक्लूशन है, वो सहयोग है। तो ज्ञान योग से लेकर के, कर्म योग से लेकर के, आत्म योग से लेकर के जो सहयोग तक का जो सफर है, वो सफर तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप और हम सभी मिलकर के जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को पहचानें, आइडेंटिफाई करें, असेस करें, और उनके नीड्स को पहले आइडेंटिफाई करके और फिर उनके लिए करिकुलम में, उनके लिए पूरे विद्यालय प्रक्रिया में, विद्यालय की संस्कृति में, हम अपने प्रशिक्षण की संस्कृति में बदलाव लाएं, और तब जाकर के हम एक बेहतर स्थिति में हम ला सकते हैं। और इसके लिए एक ही स्लोगन होना चाहिए कि वो यूनिवर्सल डिजाइन का, क्योंकि यूनिवर्सल डिजाइन एक आजकल के पेडागोजिकल सर्कल में बजवर्ड है, ऐसा डिजाइन जो सबके लिए होगा, यूनिवर्सल डिजाइन। अब आप मॉल जाते हैं, मॉल में देखते हैं कि यदि देखा जाए तो आप देखिए मॉल में जब आप जाते हैं तो मोबिलिटी को बेहतर करने के लिए यदि कोई बुजुर्ग है तो वो लिफ्ट यूज कर लेते हैं, यदि कोई एस्केलेटर एंजॉय करता है तो वो एस्केलेटर पे चढ़ जाता है, जो कोई स्टेयर्स पे जा सकता है वो स्टेयर्स यूज कर सकता है। देखिए केवल दूसरी और तीसरी मंजिल लक्ष्य सबका एक है, लेकिन जाने के रास्ते सबके अलग अलग है, सभी मॉडिफाइड है, सब अपनी शक्ति के अकॉर्डिंग टू, सभी अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग टू वो अपने ऑप्शन को टिक कर देगा। हमें विद्यालय को भी
विद्यालय व्यवस्था को भी, विद्यालय की आधारभूत संरचना को भी, डाइट की आधारभूत संरचना को भी इस तरीके से मॉडिफाई करने की जरूरत है जहां पे किसी को मोबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि ऐसे ही डिजाइन को हम यूनिवर्सल डिजाइन कहते हैं। तो यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग जो है वो एक एजुकेशनल फ्रेमवर्क है जो बेसिकली देखा जाए तो रिसर्च का जो वो एस्पेक्ट है, ये न्यूरोसाइंस और ये सब जितने भी तरह के जो रिसर्च हुए हैं, इस रिसर्च के माध्यम से ये सामने आया है कि हमें सबसे पहले यदि देखा जाए तो हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम यूनिवर्सल डिजाइन को किस तरीके से प्रमोट करें। और खास करके जो मल्टीपल जो इंटेलिजेंस है, मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि हर एक बच्चे में हर एक तरह की एबिलिटी होती है। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आपको यही बनना है। खास करके हम जानते हैं जो होवार्ड गार्डनर का जो फ्रेम्स ऑफ माइंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो संकल्पना की है। अब आपको केवल उन बच्चों में एक इंटेलिजेंस असेस करने की जरूरत है कि वो किस तरीके का उसमें इंटेलिजेंस है, किस तरीके की उसमें एबिलिटी है, जिसमें उसमें उसके अंदर इंट्रापर्सनल हो सकता है, उसके अंदर इंटरपर्सनल हो सकता है, उसके अंतर्गत जो म्यूजिकल हो सकता है, उसके अंदर किनेस्थेटिक हो सकता है, बॉडीली किनेस्थेटिक हो सकता है, उसके लिए वर्बल लिंग्विस्टिक हो सकता है, उसके लिए लॉजिकल मैथमेटिकल हो सकता है, उसके लिए नेचुरलिस्टिक हो सकता है। यानी कि जितनी भी तरह के ये जो इंटेलिजेंस हैं, उस इंटेलिजेंस को हमें एक खास तरीके से नर्चर करने की जरूरत है, एक खास तरीके से उसको एक अनफोल्ड करने की जरूरत है। तो जो यूनिवर्सल डिजाइन जो है, यूनिवर्सल डिजाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आप अपने ट्रेनिंग को यूनिवर्सल डिजाइन के अकॉर्डिंग टू ये कीजिए, जिसमें खास करके यूनिवर्सल डिजाइन में हम यही करते हैं कि ऐसा डिजाइन करते हैं जो कि लर्निंग बैरियर्स को रिड्यूस करता है और बच्चों का एंगेजमेंट को ऑप्टिमम बनाता है और ऑल लर्नर्स के नीड को वो सेटिएट करता है, वो सेटिस्फाई करता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें टेक्स्ट मटेरियल का भी साउंडेड वर्जन होना चाहिए, उसका भी एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके लेक्चर्स होने चाहिए। तो आप देखिए कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड भी है वो विजुअल इमेज से समझ सकता है और जो विजुअली जो होगा वो ऑडियो से आराम से समझ सकता है, और जो हियरिंग इम्पेयर्ड होगा वो विजुअल इमेज से वो आसानी से समझ सकता है। तो देखिए टेक्स्ट एक ही है लेकिन टेक्स्ट को डिफरेंट फॉर्मेट्स में रखने की जरूरत है। लो विजन का बच्चा है तो हम थोड़े से लार्ज प्रिंट के टेक्स्ट को रख सकते हैं, उसके प्रिंटिंग के साइज को, उसके लेटर के साइज को, लेटर के केस को हम बढ़ा सकते हैं और बड़े बड़े प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और हम लो विजन के लिए हमें बहुत कम कुछ प्रयास करने होते हैं, लेकिन हमारे अंदर केवल वो एटीट्यूड रहना चाहिए, हमारे अंदर वो ये होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चे डिफरेंट नीड्स के होते हैं, उनके डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड से वो बच्चे आते हैं, उनका अटेंशन स्पैन भी, अवधान करने की भी क्षमता होती है वो इंटायरली अलग अलग होती है। सभी अलग अलग लैंग्वेज लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के आते हैं, सबके अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड होते हैं। हमें इसीलिए यूडीएल थिंकिंग लानी पड़ेगी और यूडीएल थिंकिंग में सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि व्हाट डू वी नो, हम क्या जानते हैं अबाउट लर्नर्स एंड कंटेक्स्ट, लर्नर के बारे में और उसके कंटेक्स्ट के बारे में हम क्या जानते हैं। व्हाट आर वी हियर टू डू, हम यहाँ क्या करने के लिए आए हैं। इसीलिए फिर आइडेंटिफाई पोटेंशियल बैरियर्स, क्या क्या बैरियर्स, क्या क्या अवरोध हैं आधारभूत संरचना के माध्यम से या अनुदेशनात्मक अवरोध हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। उसके बाद आइडेंटिफाई यूनिवर्सल सपोर्ट्स, हमें कौन कौन सी यूनिवर्सल सपोर्ट बनाने की और डेवलप करने की जरूरत है, हम कैसे कर सकते हैं। क्या हम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में कर सकते हैं, क्या कोई साइन एंड साइनेज डेवलप कर सकते हैं, क्या कोई हम टेक्स्ट मटेरियल में हम कुछ चेंजेस ला सकते हैं, क्या हम कुछ ऑडियो वीडियो मटेरियल डेवलप कर सकते हैं। आप एक ही चीज का डिफरेंट फॉर्मेट्स में कर सकते हैं, जिसको जो सूट करना होगा वो उसको ऑप्ट कर लेगा। और इस तरीके से एक यूडीएल का गाइडलाइन हमें डेवलप करना पड़ेगा और उसको इवैल्यूएट और ये करना पड़ेगा। इस तरीके से यदि देखा जाए तो यदि हम यूडीएल के जो 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जिसको हम मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन के आप मल्टीपल मीन्स को ऑप्ट कीजिए, मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, आप एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके को ढूंढिए,
वो साइन लैंग्वेज भी हो सकता है, वो प्रिंटेड भी हो सकता है, वो ऑडियो भी हो सकता है, वो वीडियो भी हो सकता है, यानी कि मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन आप उसको रखिए। और फिर मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, कोई खेल कूद से पढ़ना चाहता है, कोई डायलॉग से पढ़ना चाहता है, कोई मोनोलॉग से पढ़ना चाहता है, कोई मल्टीलॉग से पढ़ना चाहता है। हमें केवल बच्चों का सबसे इंपॉर्टेंट है एंगेज करना। एंगेज के तरीके बहुत अलग अलग हो सकते हैं, तो एंगेजमेंट का तरीका हमें तय करना होगा। एंगेजमेंट का तरीका हमें एक तय करना होगा, हमें आइडेंटिफाई करना होगा। इसीलिए जो मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन और मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, ये जो तीन जो सूत्र हैं, ये सूत्र को हमेशा हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तब जाकर के हम लर्नर के लिए इक्विटेबल और इक्वल अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तब जाकर के हम सांस्कृतिक आधारित पेडागॉजी का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तब जाकर के हम एडेप्टिव, जो अनुकूलित और जो समतामूलक पेडागॉजी का डेवलप कर सकते हैं। तब जाकर के हम कंस्ट्रक्टिव पेडागॉजिकल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। तब जाकर के हम लेस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स क्या कि अवरोध मुक्त या न्यूनतम अवरोध वाले वातावरण को हम बना सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज ये एक बहुत मुश्किल कार्य होगा। और खास करके टॉलरेंस फॉर एरर रहना चाहिए, क्योंकि स्पेशल नीड्स के बच्चे बहुत ही कुछ एरर भी करते हैं, तो आपको टॉलरेंट होना पड़ेगा, आपको सहिष्णु होना पड़ेगा। सहिष्णुता का विकास जब तक आपके अंतर्गत नहीं होगा, तब तक ऐसे बच्चे को आप डील नहीं कर सकते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो एक क्योंकि आज का जो एरा है, अब मैं कंक्लूड करूंगा, आज का जो एरा है वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का है। क्योंकि हम जानते हैं कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वो स्टीम एंड जो स्टीम इंजन और मैकेनिकल जो ड्राइवन प्रोडक्शन था। सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो पावर ड्राइवन मास प्रोडक्शन हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट हुए। जो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उसमें जो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स का जब डेवलपमेंट हुआ तो हाई प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। और जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ये बिल्कुल एक स्मार्ट बेस्ड हो गया। ये स्मार्ट बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन ऑफ वर्चुअल एंड फिजिकल प्रोडक्शन सिस्टम। यानी कि आज देखिए कि हम फोर्थ इंडस्ट्रियल एज में हैं, हम फिजिकली तो नहीं वर्चुअली कनेक्टेड हैं। आप कहाँ पे हैं, कोई बनारस होगा, कोई झांसी होगा, कहीं कोई मऊ होगा, कहीं कोई गाजियाबाद होगा, हर एक जगह अलग अलग है, लेकिन हम लोग एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। ये एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ये है जिसमें हम फिजिकल वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड और बायोलॉजिकल वर्ल्ड, हम तीनों वर्ल्ड को हम क्या करते हैं, इसमें हम सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। इस तरीके से मुझे याद है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल श्री रामनाथ कोविंद सर ने कहा था, द इंडिया of 21st century will be one that is in conformity with our ancient values as well as compliant with the fourth industrial revolution। कि एंशिएंट वैल्यूज को भी हम ख्याल रखेंगे, क्योंकि समावेशी हमारी मूल संस्कृति में रही है। समावेशी से बढ़ के कोई धर्म नहीं है, क्योंकि हमारे मूल में जो एकात्म मानवतावाद, हमारे मूल में अंत्योदय, हमारे मूल में सर्वोदय, हमारे मूल में हमेशा हर एक चीज रहा है। इस तरीके से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम देयर इज नो डायकोटोमी। उन्होंने कहा कि देयर इज नो डायकोटोमी बिटवीन फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड एंशिएंट वैल्यूज। वी मस्ट कंबाइन ट्रेडिशन एंड टेक्नोलॉजी, द विजडम ऑफ एन एज ओल्ड भारत एंड द साइंस ऑफ कंटेम्पररी इंडिया। इसीलिए और जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आइए हम सभी लोग मिल करके इस प्रशिक्षण को समावेशी बनाएं। समावेशी समाज निर्माण हेतु शिक्षकों को तैयार करना व उन्हें संवेदनशील बनाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक गतिकी को समझिए, आइए सामाजिक गतिकी को समझें अपने रिसर्च प्रोसेस के माध्यम से। उनमें लोकतांत्रिक मूल्यों के संवर्धन हेतु प्रशिक्षण करवाएं और सामाजिक अपवर्जनों को जरूर हम निरस्त करें। और ये जो जितनी भी दिव्यांगता और ये सब जितने भी ये हैं, उनको हमें कोशिश करना चाहिए कि हम एक अपने इस अपने अथक प्रयास के माध्यम से हम मुख्य धारा में लाने के लिए, उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए हम एक बेहतर और एक समतामूलक एक शिक्षा व्यवस्था का विकास करें, प्रशिक्षण का विकास करें। तब जाकर के राष्ट्र के विकास में सबकी भागीदारी होगी सुनिश्चित हम तब कर सकते हैं। और सबका साथ और सबका विकास हेतु तब जाकर के हम एक नए आयाम को हम परिभाषित कर सकते हैं। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ज्ञान, भाव और जो क्रिया है
इन सारी क्रियाओं को एक साथ हम लाएं। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जितने भी एक इस तरीके के प्रशिक्षण के जो पहलू हैं, उस प्रशिक्षण को शिक्षण में बदलने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो इन सभी बिंदुओं पर डिस्कस करने के बाद अब ये है कि काफ़ी मुझे लग रहा है कि काफ़ी एक टाइम भी हो गया है, और बहुत सॉरी कि मुझे ये लग रहा है कि आज काफ़ी लेट कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से काफ़ी लेट मैं जुड़ पाया, और हो सकता है कि आप लोगों को बहुत इंतज़ार करना पड़ रहा होगा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन टेक्नोलॉजी पे कभी-कभी किसी का वश नहीं होता, इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ सभी को पुनः धन्यवाद, और एक बार हार्दिक आभार भी, खास करके SCERT को, और इतना देर तक एक पेशेंटफुली सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।